हेलो स्टूडेंट्स, नेचर यानी कि व्यवहार। मान लीजिए कि दो पर्सन है, इस दो पर्सन की बात कर रहे हैं अपन। ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है। रेड कलर मीन्स हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एंग्री है, और इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ही शांत है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं नेचर के बारे में यानी कि व्यवहार के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कुछ एनिमल्स के नेचर के बारे में, कुछ इंसानों के नेचर के बारे में, बट आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अल्फा एंड बीटा, और उसके जीरोज की बात करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फादर है और इसके टू सन्स है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो क्लियर सी बात है कि अगर अल्फा और बीटा का जैसा नेचर होगा, फादर का भी वैसा ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मेंडल के लॉज के अंदर, जेनेटिक्स में पढ़ा था। बट ये मैथमेटिक्स है, इसमें हम बात करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। सीधी सी बात है कि यहां पे आपको ये दिख रहा है कि इसके डिग्री 2 होते हैं, इसलिए इसके 2 जीरोस होते हैं। तो इसकी डिग्री 2 होने की वजह से इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे, और डिग्री 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अगर हमने इसे किसी के साथ इक्वेट कर दिया। तो आज क्या है? आज सब कुछ है। आज आपको इस क्लास में सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह के नेचर्स हो सकते हैं? दो तरह के नेचर्स होते हैं। एक को कहते हैं रियल नेचर, यानी कि वैल्यू जो भी होगी ना वो रियल वैल्यू आएगी, और एक होगा जिसे हम इमेजनरी कह सकते हैं। यानी कि आप उसकी वैल्यू को, अल्फा या बीटा की वैल्यू अगर इमेजनरी है तो आप उसे केवल इमेजिन कर सकते हैं, वो वास्तव में यानी कि रियल में कोई वैल्यू नहीं होगी। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड से, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, हमें एक वर्ड जानना पड़ेगा, और वो वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जरा मैं आपको समझा दूं। डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कैपिटल डी की वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac की वैल्यू के इक्वल होती है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 की इक्वल है, व्हेन d इक्वल्स टू 0 है, देन तो d इक्वल्स टू 0 होने की वजह से इसके जो रूट्स होंगे, कौन कौन से रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? अल्फा एंड बीटा। तो अगर d इक्वल्स टू 0 है, इट मींस b² माइनस 4c की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अल्फा ऑलवेज बी इक्वल टू बीटा। यानी कि ये कंफर्म है कि यहां पे होल स्क्वायर बनेगा, यहां पे होल स्क्वायर बनेगा। अब कैसे बनेगा ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो d इक्वल्स टू 0 होने की वजह से अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये 0 एक रियल वैल्यू है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें d का रूट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर d की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाए तो ये जो हमारा रूट होगा वो होगा रियल। एंड अब देखिए ये जो रूट्स हो रहे हैं आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं रियल एंड इक्वल। ये हमारा रूट्स के बारे में, ये हमारे रूट्स के बारे में पहली प्रॉपर्टी है। यानी कि d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल, यानी कि जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा वो दोनों रियल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं दूसरे इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं कि अगर d की वैल्यू मोर देन 0 हो जाए, यानी कि d की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फिनिटिव। अगर d की वैल्यू आ जाए और पॉजिटिव, मतलब d की वैल्यू कोई भी वैल्यू आ रही हो और वो पॉजिटिव रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो रियल रूट होगा। अब ये यहां पे आपको खास ध्यान रखना है, या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ भी रहा होगा कि सर अगर d की वैल्यू मान लीजिए 1/4 आ जाए तो क्या करेंगे? ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा? तो क्लियर सी बात है, अगर d की वैल्यू अगर रियल आ जाए, मतलब d की वैल्यू कोई रियल नंबर के फॉर्म में आ जाए, तो इसके जो जीरोज होते हैं वो रियल एंड
अब आपने देखा कि डी की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है, तो डी की वैल्यू यहां जीरो से ग्रेटर है, इसलिए रियल होगा और अनइक्वल हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तीसरे, अगर मैं इसके प्रॉपर्टी की बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या शो करता है, वो तीसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, इट मींस डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, डी नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्योंकि 10th क्लास में आपको इमेजनरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। इमेजनरी जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर वो इमेजनरी के फॉर्म में आ जाए, उसके रूट्स इमेजनरी हो, तो उन रूट्स को किस तरह से फाइंड किया जाए, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो अब अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए तो ये इमेजनरी एंड अनइक्वल होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो वापस एक बार जल्दी जल्दी इसको रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर डी की वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाए, डी इज व्हाट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे, यानी कि इसके जो मूल होंगे, हिंदी में बोले तो इसके जो मूल होंगे वो रियल एंड इक्वल यानी कि वास्तविक और बराबर होंगे। जबकि दूसरे में अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, जीरो से बड़ी आ जाए यानी कि फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल्स में आ जाए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। दूसरी की बात करें, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इन दोनों में, ये तो पॉजिटिव है, इन दोनों में, इनमें तो ये जीरो है, तो यहां पे इन दोनों कंडीशंस में आपने देखा कि रियल है, जबकि इसके डी की वैल्यू है ना वो नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स अनइक्वल होंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आगे डी का रूट निकालना पड़ेगा। इन दोनों का रूट तो आप इजीली निकाल सकते हो, बट ऐसी कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो ये इमेजनरी कंसीडर की जाती है, और तीसरे कंडीशन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो जाए किसी क्वेश्चन में, चूंकि मैं यहाँ क्वेश्चन तो कोशिश ये करूंगा कि आपको लगभग क्वेश्चंस करा दूं, बट इतने सारे क्वेश्चंस है कि सारे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए मुझे बहुत लंबे वीडियोस को बनाना पड़ेगा, तो जो कि पॉसिबल थोड़ा सा अभी नहीं है। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया जाएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, तो आज हम नेचर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायरिंग मेथड का यूज करके, यानी कि कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायरिंग मेथड का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम को भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, जैसा कि आपको समझ में आ गया, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल गया। तो सबसे पहले अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूं आपके एक्सरसाइज से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा। दो रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, उन दोनों को फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्टेंस में हो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर करने की प्रोसेस जो है हमारे पास, उस प्रोसेस से आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब सबसे पहले क्या इसके जीरोस यानी कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा एग्जिस्टेंस होंगे, यानी कि एग्जिस्ट करेंगे। पहले ये पता करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं, यानी कि नेचर फाइंड करते हैं। नेचर फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इसके एग्जिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें इसके नेचर को फाइंड करना होगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पे मैं इसके नेचर को लिख रहा हूं, d इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे a की वैल्यू आपने देखा 2 लिखा हुआ है, b की वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं -7 एंड c की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 3, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो d इक्वल्स टू जब आपने निकाला तो d
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे आपको रखना है -7 स्क्वायर, -4 इंटू ए के प्लस पे आपको रखना है 2 एंड सी के प्लस पे आप रख सकते हैं 3। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 49 और इसे हम लिख सकते हैं 24। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अब हमें वो जो हमारे पास अनइक्वल है यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है, तब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर बना के हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए अब मैं आपको होल स्क्वायर प्रोसेस समझाता हूं, बड़े ही आसान और कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जिससे ये जो होल स्क्वायरिंग प्रोसेस है ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप रीअरेंज करके कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। जैसा कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होने चाहिए। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप बोथ साइड में डिवाइड कर दीजिए ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या 1 आ जाए। 2 का डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0 होगा। यहां तक आपको करने हैं। इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायरिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले यहां तक करने के बाद आपको फर्स्ट प्रोसेस करने हैं, फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करने हैं कि डिवाइड बाय 2 इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड कर दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट आपको यहां दिख रहा है 7/2 यानी कि -7/2। माइनस को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में इसका स्क्वायरिंग करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 7/2 ले लीजिए। 7/2 में जब आपने 2 का डिवाइड किया इसे हम लिख सकते हैं 7/4। कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसको समझा देता हूं। 7/2 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना और नंबर का रेसिप्रोकल लेना 1/2, देन मैं लिख सकता हूं 7/4। जब इसके कोफिशिएंट में आपने 2 का डिवाइड किया तो यहां पे वैल्यू आ गई 7/4। इसके बाद जो रिजल्टेंट आया उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ये आ गया आपके 7/4 स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16। इसके बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे दूसरी तरफ आपको भेजना होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ जब जाएगी तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स इक्वल्स टू -3/2। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसे नंबर्स ऐड करने हैं ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। अगर मैं इसको इस तरफ रखूं तो होल स्क्वायरिंग करने से वो नंबर्स इसको थोड़ा सा डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर नहीं बन सकता। इसलिए मैंने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी तरफ भेज दिया ताकि मैं इसमें ऐड करूं तो ये इजीली होल स्क्वायर बन जाए। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया इसे हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, यानी कि एलएचएस में भी आपको सेम 49/16 को ऐड करना। एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 49/16। नेक्स्ट हमने आरएचएस में भी -3/2 प्लस 49/16 को ऐड कर दिया। इसके बाद आपको इन्हें स्क्वायर बनाना, बीच वाले नंबर को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच वाले मिडिल टर्म दिख रहे हैं इसको सेम एज इट इज रख दीजिए और इसे स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो ये 7/4। अगर आपको यहां पे दिक्कत है तो आप यहां से देख सकते हैं 7/4 होल स्क्वायर, देन आपको एलसीएम लेना 16 और इसको लिखा मैंने 24 प्लस 49। जैसा कि आपको पहले ही आपने डी की वैल्यू निकाली थी और डी की वैल्यू आई थी 25, तो यहां भी आपके सामने 25 यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू डी की होती है। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं। अब यहां पे एक आइडेंटिटी आप देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं इन शॉर्ट में सीधे लिख सकता हूं a माइनस बी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स यहां पे मैं लिख दूं a के प्लेस पे x -7/4 होल स्क्वायर, देन आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना, ये हो जाएगी 25/16। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ हमने शिफ्ट किया तो आपको पता है स्क्वायर का इनवर्स होता है अंडर रूट।
दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू √25/16। मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि रूट की वैल्यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो रूट की वैल्यू है ये प्लस और माइनस दोनों में होती है। यहाँ पे 25 का रूट 5 लिख सकते हो और 16 का रूट यहाँ 4 कर सकते हो। इसके बाद ये जो नंबर दिख रहा है इसे भी शिफ्ट कर दीजिए दूसरी तरफ, ताकि x की वैल्यू अपन इजीली निकाल सकें। यहाँ से मैंने x इज इक्वल टू लिखा प्लस माइनस 5/4, देन माइनस को जब शिफ्ट किया तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 7/4। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसे तो लिख सकता हूँ प्लस माइनस, देन एलसीएम 4, यहाँ 5 और यहाँ प्लस 7, यानी कि जब इसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम होता है, ऊपर वाले नंबर को भी सेम लिख देते हैं। अब आपको इस वैल्यू को एक बार तो प्लस लेना, यानी कि इसके साइन को प्लस लेना, और दूसरी तरफ आपको इसके साइन को माइनस लेना। तो इस तरह से अगर मैंने प्लस लिया, यहाँ पे प्लस लूं तो ये हो जाएंगे प्लस 5 प्लस 7/4, यानी कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3, 5 प्लस 7 12, देन 4 का डिवाइड किया तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इस वाले टर्म को फिर से लेना होगा x, और इस प्लस के प्लस पे आपको माइनस रखना होगा, माइनस 5 प्लस 7/4, x इज इक्वल्स टू 2/4, इट मीन्स ये 1/2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब यहाँ पे x की दो वैल्यू हमने कंप्लीटिंग ऑफ होल स्क्वायरिंग मेथड से कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजीली समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूट करेंगे।